सोशल स्टडी लेसन फर्स्ट। थर्ड वीडियो में हमने कर्नाटक वार के विषय में पढ़ा। एंड नाउ पार्ट फोर्थ। इसमें हम ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, बंगाल में ब्रिटिश सत्ता, इस विषय में और इसके आगे डिस्कशन करेंगे। पेज नंबर 7, लास्ट पैराग्राफ। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। अलीवर्दी खान became the Nawab of Bengal in 1740. He was an able and diplomatic ruler. He disliked the activities of the English. He was against the besieging of Calcutta by the British. He died in 1756. Sirajuddaulah became the Nawab of Bengal. अली वर्दी खान 1740 में बंगाल का नवाब बना। वह एक योग्य कूटनीतिक शासक था। डिप्लोमेटिक यानी कूटनीतिक, जो राज सत्ता को चलाना बहुत अच्छे से जानता हो। वह अंग्रेज़ों द्वारा की गई कलकत्ता की किलेबंदी को पसंद नहीं करता था। विसीजिंग मीन्स होता है घेराबंदी करना या किलाबंदी करना। विसीजिंग ये मीनिंग इसमें दी गई है। तो उसने अंग्रेज़ों ने जो कलकत्ता की घेराबंदी की थी उसे वह पसंद नहीं करता था। 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। शौकत जंग, सन ऑफ घसीटी बेगम, eldest daughter of Ali Vardi Khan, himself wanted to be Nawab as he got support from Diwan Raj Ballabh. Mir Jafar, the brother-in-law of Ali Vardi Khan and army chief, also wanted to become the Nawab. All these under British patronage were funning conspiracies. Nawab Sirajuddaulah was annoyed due to the fortification of Calcutta by the British. The British were trading in Bengal without paying tax, and it had an adverse effect on the royal treasury. The British did not give due respect and gifts to Nawab. Enraged by the provoking activities of British, Nawab captured Qasim Bazaar factory on June 4, 1756. अली वर्दी खां की बड़ी बेटी घसीटी बेगम का पुत्र शौकत जंग भी स्वयं नवाब बनना चाहता था और उसे दीवान राजबल्लभ का सहयोग प्राप्त था। अली वर्दी खां का बहनोई एवं सेनापति मीर जाफर भी नवाब बनने का सपना देख रहा था। ये सभी अंग्रेज़ों के संरक्षण में षड्यंत्रों को जन्म दे रहे थे। काफ़ी कॉन्स्पिरेसी इन लोगों ने रची जिससे कि नवाब सिराजुद्दौला गद्दी से अलग हो और वो नवाब बन सकें। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों द्वारा की जा रही कलकत्ता की किलेबंदी से अत्यधिक नाराज़ था। बंगाल में अंग्रेज़ों द्वारा बिना कर दिए, बंगाल सरकार को अंग्रेज़ कोई टैक्स नहीं देते थे, बगैर कोई टैक्स दिए अपना व्यापार कर रहे थे, जिससे बंगाल के राजकीय खजाने को यानी बंगाल गवर्नमेंट को काफ़ी नुकसान हो रहा था। अंग्रेज़ नवाब को उचित सम्मान और कुछ गिफ्ट भी नहीं देते थे। अंग्रेज़ों की इस उकसाने वाली कार्रवाई से नवाब नाराज़ हो गया और 4 जून 1756 को नवाब ने कासिम बाज़ार की फैक्ट्री पर अपना अधिकार कर लिया और उसके बाद नवाब कलकत्ता की ओर बढ़ा और कलकत्ता की घेराबंदी शुरू कर दी। गवर्नर ड्रैग व्यापारियों, महिलाओं और बच्चों को लेकर कलकत्ता से भागा। 22 जून 1756 को कलकत्ता पर नवाब का अधिकार हो गया। ट्रीटी ऑफ अलीनगर, अलीनगर की संधि। After the fall of Calcutta, Robert Clive led an army to Bengal. Civil in a small war in 1757 reconquered Calcutta and the Nawab was defeated in the war, and the British compelled the Nawab to concede to their demands. कलकत्ता पर नवाब का अधिकार होने की खबर सुनकर रॉबर्ट क्लाइव चेन्नई से एक सेना लेकर बंगाल पहुंचा। जनवरी 1757 में एक छोटी सी लड़ाई हुई जिसमें नवाब हार गया। नवाब युद्ध में पराजित हुआ और अलीनगर में एक संधि हुई जिसमें अंग्रेज़ों ने अपनी समस्त मांगों को स्वीकार करने के लिए नवाब को मजबूर किया। ये संधि जिस स्थान पर हुई वह अलीनगर कहलाता था, इसलिए इसे अलीनगर संधि कहते। बैटल ऑफ प्लासी। With the signing of the Treaty of Alinagar, most of the English demands were fulfilled, but they wanted to control Bengal. Indulged in intrigues,
Clive occupied French colony Chandranagar and the Nawab could not stop him. Clive made a secret pact with Mir Jafar, who was to replace Sirajuddaulah as Nawab of Bengal. After the conspiracy pretext for war was reached, Nawab was accused of dishonoring treaty of Aligarh, and soon army under Clive set out for मुर्शिदाबाद। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में प्लासी स्थान पर एक युद्ध हुआ जिसे प्लासी का युद्ध कहते हैं या बैटल ऑफ प्लासी। अलीनगर की संधि के बाद अंग्रेज़ों को बहुत सी सुविधाएं मिली, उनकी लगभग सभी मांगें मान ली गईं। इसके अलावा वे पूरे बंगाल पर अपना अधिकार करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी। क्लाइव ने फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर भी अपना अधिकार कर लिया और नवाब कुछ नहीं कर सका। नवाब के दुश्मनों को क्लाइव ने अपनी ओर मिला लिया और उनसे मिलकर उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। क्लाइव ने सेनापति मीर जाफ़र, राय दुर्लभ, जगत सेठ और अमीर चंद जैसे ऐसे कुछ प्रमुख लोग थे नवाब की सत्ता में, उनसे गुप्त समझौता कर लिया, जिसके अनुसार सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया जाना था। षड्यंत्र की रचना के बाद युद्ध का बहाना खोजा जाने लगा। नवाब पर अलीनगर की संधि भंग करने का आरोप लगाया गया। आरोप लगाते ही क्लाइव ने सेना सहित मुर्शिदाबाद के लिए चल पड़ा। बैटल बिटवीन नवाब एंड द ब्रिटिश फोर्स was fought at Plassey on 23rd June 1757. The major part of Nawab's army, led by the traitors Mir Jafar, Rai Durlab, and Bar Latif, did not participate actively in the battle, and so the Nawab was defeated and killed by Miran, son of the Mir Jafar। 23 जून 1757 को क्लाइव तथा नवाब की सेनाओं के प्लासी के मैदान में एक युद्ध हुआ जिसे प्लासी बैटल कहते हैं। नवाब के सेनापति मीर जाफ़र, राय दुर्लभ तथा यार लतीफ़ खान चुपचाप युद्ध का नज़ारा देख रहे थे। उन्होंने एक्टिवली इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया। नवाब पराजित हुआ और उसे मीर जाफ़र के पुत्र मीरन ने मार डाला। सैनिक दृष्टि से यह युद्ध बहुत महत्वपूर्ण युद्ध नहीं था, बहुत लंबे समय तक नहीं चला, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण युद्ध था। बंगाल का नया नवाब मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गया। बंगाल के राजनीतिक जीवन पर अंग्रेज़ों का ही अधिकार था। अंग्रेज़ जैसा चाहते थे वह बंगाल में कर सकते थे। मीर जाफ़र नाम मात्र का वहाँ का नवाब था। आर्थिक दृष्टि से प्लासी युद्ध के बाद बंगाल की लूट आरंभ हो गई। जिस प्रकार से भी अंग्रेज़ चाहते थे वहाँ पर अपना व्यापार करते थे और वहाँ के नवाब को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, क्योंकि वहाँ का नवाब मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के हाथ से नाचने वाली कठपुतली की तरह ही था। मीर जाफ़र ने लगभग 3 करोड़ रुपए अंग्रेज़ों को दिए। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार का अधिकार भी मिला। कंपनी को कलकत्ता के समीप 24 परगना की जमींदारी मिली। कलकत्ता में कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार मिला। इसी प्रकार प्लासी के युद्ध ने कंपनी को बंगाल में सत्ता सौंप दी। जब अंग्रेज प्लासी का युद्ध जीते तो मीर जाफ़र ने उसे इसके बदले में काफ़ी धन दिया। 3 करोड़ रुपए मिले। 24 परगना अर्थात 24 ऐसे गांव या बड़े क्षेत्र थे जहां की जमींदारी अंग्रेज़ों को मिल गई और अंग्रेज़ों की सत्ता बंगाल में प्रारंभ हो गई। बैटल ऑफ बक्सर। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, द कंपनी यूज्ड मीर जाफ़र एज ए गोल्डन सैक इनटू which they could dip their hands at pleasure. The treasury was empty. The demands of company kept on increasing. The officials and their agents exploited peasants and craftsmen and forced them to sell their goods at cheaper rate and thus made huge profits. The Nawab Mir Jafar did not get an opportunity to take decision in favor of his state's interests, as he was disposed of. His son-in-law Mir Qasim was made the Nawab of Bengal. प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफ़र कोई भी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र नहीं था। वह अंग्रेज़ों की सहायता से बंगाल का नवाब तो बन गया, लेकिन उसके सारे डिसीजन अंग्रेज़ों के ऊपर डिपेंड थे।
नवाब का खजाना खाली होता जा रहा था क्योंकि वह कंपनी के कर्मचारियों को भेंट देना यानी गिफ्ट देना और रिश्वत देने का उपयोग उस खजाने का करने लगा। कंपनी की मांग में निरंतर वृद्धि होती जा रही थी। कंपनी और उसके एजेंट किसानों और दस्तकार जो हाथ से काम करते हैं, क्राफ्ट्समैन, इन पर दबाव बनाते थे कि वह अपना सामान कंपनी को काफ़ी सस्ते मूल्य में दें और वह उन्हें अधिक मूल्य में बेचकर अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें। इससे पहले कि नवाब मीर जाफ़र कोई कठोर निर्णय लेता, हार्ड डिसीजन लेता, कंपनी ने उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम रियलाइज्ड हिज पोजीशन of utter dependence on the English company. He began to consolidate power. He dismissed loyal officials of English. He built a new military setup and abolished the custom duties. These steps proved disastrous for the company. Finally, in the battle fought in 1763, Mir Qasim was defeated by the company force and the fled of Awadh. The Nawab of Awadh Sirajuddaula was also against the British and Shah Alam. The fugitive Mughal emperor had taken refuge in Awadh. The three allies clashed with the company's army at Buxar on 23rd October 1764 and they were defeated. Sirajuddaula and Shah Alam in 1765 signed treaties with Clive. मीर कासिम कंपनी पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहता था। उसने इसके लिए अपनी शक्ति इकट्ठा की, शक्ति संचय करके एक सेना संगठित की। उसने अंग्रेज़ों के वफादार अफसरों को नौकरी से हटा दिया, नया सैनिक संगठन खड़ा किया, जो टैक्स चुंगी थी सभी को समाप्त कर दिया, जिससे कंपनी को नुकसान हुआ। परिणाम स्वरूप 1763 में नवाब मीर कासिम और कंपनी के मध्य एक युद्ध हुआ जिसमें मीर कासिम पराजित हुआ और मीर कासिम भागकर अवध चला गया। अवध का नवाब सिराजुद्दौला भी अंग्रेज़ों से नाराज़ था। मुग़ल एम्परर शाह आलम भी दिल्ली से भागकर अवध में ही रह रहा था। तीनों ने मिलकर बक्सर नामक स्थान पर 23 अक्टूबर 1764 को कंपनी की सेनाओं के साथ युद्ध किया। मुग़ल सम्राट और दोनों नवाब युद्ध में पराजित हुए। 1765 में सिराजुद्दौला शाह आलम ने क्लाइव के साथ संधियां की। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। द इंग्लिश साइंड ए ट्रीटी विद द नवाब ऑफ अवध एट इलाहाबाद इन अगस्त 1765 अंडर द ट्रीटी। अंग्रेज़ों और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के बीच इलाहाबाद में एक संधि हुई जिसे इलाहाबाद ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद का नाम अब बदलकर प्रयाग हो गया, पहले इसका नाम इलाहाबाद था। फर्स्ट, द इंग्लिश वर टू गेट ₹50 लाख एज कंपनसेशन फॉर वार एंड अवध वाज टू बी रिटर्न टू द नवाब। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसमें कुछ शर्तें अंग्रेज़ों ने अवध के नवाब के सामने रखी, उसमें से पहली थी कि अवध के नवाब 50 लाख रुपए युद्ध के हर्जाने के रूप में अंग्रेज़ों को देंगे, जिससे अवध का राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। सेकंड, नवाब ऑफ अवध कंसीडेड इलाहाबाद, कारा एंड एडजॉइनिंग एरियाज टू मुग़ल एम्परर शाह आलम। ट्रीटी की दूसरी शर्त थी कि अवध के नवाब कड़ा, इलाहाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र अवध से अलग करके मुग़ल बादशाह शाह आलम को दे दिया जाए। थर्ड, द ब्रिटिश वर टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर चुनार फोर्ट। तीसरी शर्त थी कि चुनार फोर्ट, जो चुनार का किला था, वह अंग्रेज़ों को सुपुर्द कर दिया जाए और उनका उन पर पूर्ण राज्य रहे। फोर्थ, द ब्रिटिश वर टू हैव द राइट टू टैक्स फ्री ट्रेड इन द टेरिटरी ऑफ अवध। और चौथी संधि थी कि अंग्रेज़ों को अवध की सीमाओं के भीतर बिना कोई टैक्स दिए व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो। ये ट्रीटी अवध के नवाब के साथ थी। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने मुग़ल एम्परर शाह आलम के साथ एक अलग ट्रीटी की। ट्रीटी विद मुग़ल एम्परर शाह आलम। फर्स्ट, कारा, इलाहाबाद एंड एडजॉइनिंग एरियाज वर टेकन फ्रॉम नवाब ऑफ अवध एंड हैंडेड ओवर द मुग़ल एम्परर। सेकंड, the company agreed to pay ₹26 lakhs every year to the Mughal emperor. And third,
From Shah Alam, the Mughal emperor, the company secured the Diwani right to collect revenue of Bengal, Bihar and Orissa. मुगल बादशाह शाह आलम के साथ संधि। फर्स्ट, अवध से कड़ा व इलाहाबाद तथा उससे आसपास के क्षेत्र लेकर मुगल बादशाह को दिए गए। सेकंड, अंग्रेज़ों ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपीज़ वार्षिक देना स्वीकार किया। एंड थर्ड, इस सहायता के बदले मुगल बादशाह ने 12 अगस्त 1765 को एक आदेश किया जिसके द्वारा अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दे दिया गया। इस प्रकार मुगल बादशाह अंग्रेज़ों का आश्रित हो गया। अवध के नवाब से उनकी मित्रता हो गई और अवधता से फ्रेंडशिप के कारण कंपनी को मराठाओं के आक्रमण का डर नहीं रहा और बंगाल में मीर जाफ़र को पुनः उन्होंने नवाब बना दिया। स्टूडेंट्स, ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार, इस विषय में हम पढ़ेंगे।